दोस्तों पता नहीं क्या हो गया, मैं साउंड ऑन ही करना भूल जाता हूं। कोई बात नहीं, हम सॉरी। स्टार्ट करते हैं वापस। देखो दोस्तों, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु। केमिस्ट्री में हम लोगों ने दोस्तों जो भी चैप्टर पढ़े अभी तक, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए, है ना। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना है। आपका साइंस का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, बस बशर्ते जो मैं पढ़ा रहा हूं साथ में आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ में रोज पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं चीजें, तो ठीक है। आ जाओ दोस्तों, मेटल एंड नॉन मेटल जो ये टॉपिक है सर, ये आसान है या मुश्किल है? दोस्तों ये बहुत आसान है सर। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्वों का वर्गीकरण। उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों को सारी चीजें ऑलमोस्ट आपकी थोड़ी सी पड़ी हुई है ना, तो बहुत सारी चीजें तो आपको वो आ जाएगी। दूसरी बात क्या है, अब सर इसमें फिर पढ़ेंगे क्या, एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे दोस्तों, मेटल किसके साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देता है। क्या मेटल एसिड के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देगा, वो हमको पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि वो हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार एवं लवण में, कि कोई भी एसिड मेटल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। ठीक है, ठीक है। फिर दोस्तों हम इसमें मेटल की अलग अलग रिएक्शन देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देता है, वाटर के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या देता है। ठीक है, साथ में हम लोग ये देखेंगे कि सर मेटल मिलेंगे कैसे, क्योंकि मेटल आप लोगों का बहुत जरूरी है ना। अरे अब तो आवाज आ रही है ना। मेटल जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे घर में जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। आप गले में जो सोने की चैन पहन रहे हो, सोना, वो भी तो एक मेटल है। समझ में आ गया? हमारे घर में जो वायर है, बिजली के तार है, वो कॉपर के वायर है, तो आपको कॉपर चाहिए ना। कॉपर भी तो मेटल है, मेटल चाहिए ना। तो सर वो मेटल हम लोगों को मिलेगी कैसे? तो वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों को आएगा। चलिए शुरुआत करें। एक बार यस कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं आगे से। चलिए दोस्तों, आपको पता है हमारे पास में, वैसे मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ना है, मेटल और की भी हल्की सी हम लोग जानकारी ले लेंगे। पढ़ना हमको मेटल एंड नॉन मेटल ही है, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, आपको पता है हमारे पास में कुल तत्व कितने हैं, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? सर 118 ज्ञात तत्व है। इनमें से जो आपके कुछ तत्व है वो है धातु, कुछ है अधातु, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विशेषता धातु की होती है, कुछ अधातु की होते हैं। उसे आप लोग उपधातु यानी मेटलॉइड बोल देते हैं। मेटलॉइड को क्या एक नाम से और जानते हैं क्या? बिल्कुल सर, इसको हम लोग सेमी मेटल भी बोलते हैं। जैसे देख लो, एक बताऊं मैं, जैसे पीरियोडिक टेबल है, नीले डब्बे वाले जो है वो आपके मेटल्स हो जाएंगे। जो आप लोगों के लाल डब्बे वाले हैं वो आपके नॉन मेटल अधातु हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो हरे डब्बे वाले हैं वो है मेटलॉइड यानी उपधातु। अब दोस्तों ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में। आज तो हमको ये समझना है कि जो मेटल्स होते हैं वो किसके साथ में कैसे क्या रिएक्शन करेंगे। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करें सेशन को। दोस्तों सर शनिवार और रविवार को भी क्लास जारी रखो। मान सिंह बैरवा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सिलेबस जल्दी हो इसलिए ना। मैं तो खुद ही बोल रहा हूं, आपका जब एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले मैं आप लोगों का सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हमारा एग्जाम अगर जून में है, मेरा तो जनवरी में करवा दो, तो अगर ऐसा है तो फिर शनिवार रविवार को ही क्यों, मैं दिन में आप लोगों को 4-4 घंटे पढ़ा देता हूं, मैं 5-5 घंटे पढ़ा देता हूं, 6-6 घंटे पढ़ा देता हूं। बताओ, तो मुझे पता है ना कैसे पढ़ाना है। मैं आप पे लोड नहीं डाल सकता कि पूरे साथ। देखो सिलेक्शन तभी होगा जब मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आए। रिवाइज करिए। क्लास अपनी मंडे टू फ्राइडे ही रहेगी, सैटरडे संडे रिवीजन के लिए है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं जब आपका एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले साइंस आपकी बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी। मुझे पता है ना यार, मेरे से ज्यादा थोड़ी जानते हो आपके कौन सी क्लास में कितना पढ़ाऊंगा मैं। तो आप निश्चिंत रहो, आप बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान रखो आप। ठीक है, आ जाओ। ठीक है सर, अब आप मुझे बताओ कि ये जो मेटल्स हैं, आपने बताया इनमें जितने भी तत्व हैं कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड है। सर कैसे पता पड़ेगा कि यार ये जो तत्व है ये कैसे पता पड़ेगा? जैसे आपने सर मुझे एग्जाम में दे दिया, मेरे से किसी ने पूछा कि मैग्नीशियम बताओ मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। दोस्तों इसके कई तरीके हैं पहचानने के। तरीके क्या है? एक तो आपको यार जो फेमस मेटल्स हैं उसके तो एग्जाम्पल याद ही होंगे। अब जैसे एग्जाम में आ गया
कि यार जो गोल्ड है, सोना है, वो एक मेटल है या नॉन मेटल है, तो वहां पर आप कंफ्यूज थोड़ी हो गए, यार पता ही नहीं मेरे को तो ये मेटल है नॉन मेटल है। जो फेमस है आपको उसके तो एग्जांपल्स याद ही होंगे। दूसरे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था पीरियोडिक टेबल में, आप लोगों को ये भी, जैसे मान लो, जैसे मैं आपको बोलूं, आपको लोकेशन पता है कि यार मैग्नीशियम यहां पर है, कुल मिला के कहां पर है, एच ब्लॉक में है, तो आपको पता पड़ गया यार एच ब्लॉक के अंदर सारे के सारे मेटल है, बस एक हाइड्रोजन ही तो है जो नॉन मेटल है, बाकी सारे के सारे मेटल है। ऐसे आप लोग पता लगा सकते हो। बाकी और तरीके क्या हैं वो हम लोग बात करेंगे, ये मेटल्स में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से हम लोग उसको मेटल बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। देखो, अरे यार पढ़ लो बेटा। हरिओम मीना जी, सर सीबीटी 2 के लिए भी कुछ करो, टाइम बहुत कम है। सब करेंगे हरिओम जी, मेरे पे छोड़ दो आप, मेरे पे छोड़ दो। बोल दिया ना, विश्वास रखो अपने छोटे भाई पे, यार क्यों टेंशन लेते हो। आ जाओ सर, कुछ फेमस एग्जांपल बताओ सबसे पहले तो। आ जाओ दोस्तों, मेटल्स के देखो सबसे फेमस एग्जांपल आयरन, दिन रात आपका यूज होता है, वो क्या है, आपका मेटल है। दोस्तों सिल्वर, चांदी आप लोग जानते हो, गोल्ड जो होता है वो आपका मेटल है। सर इसके अलावा भी कुछ आप लोगों के मेटल है क्या, बहुत सारे हैं। जैसे दोस्तों एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, आप सभी को पता है। ठीक है, कैल्शियम जो है वो भी एक मेटल है, मैग्नीशियम जो है वो भी एक मेटल है। जस्ट एक छोटे से एक एग्जांपल समझते हैं, फिर डिटेल में समझते हैं हम लोग। ठीक है सर, नॉन मेटल के कुछ एग्जांपल बताओ। दोस्तों कार्बन एक नॉन मेटल है, सल्फर एक नॉन मेटल है, जो फॉस्फोरस है वो एक नॉन मेटल है, अधातु है। ठीक है, आ जाओ सर, मेटलॉइड यानी उपधातु के एग्जांपल बताइए। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आपके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे। लेकिन सर मुझे एक चीज बताओ कि मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या है। जैसे सल्फर में ऐसी कौन सी चीज पाई जा रही है जो गोल्ड से अलग है ना। आइए हम लोग बात करते हैं, बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले दोस्तों कंपैरिजन में हम लोग जो तुलना कर रहे हैं इसका आधार क्या है, बेसिकली मीनिंग क्या है। देखो देखो, एक्चुअली में मेटल जो होते हैं ना, हम लोग किन तत्वों को मेटल बोलेंगे सर, जिनमें मेटेलिक करेक्टर बहुत ज्यादा पाया जाएगा, जिनमें मेटेलिक बिहेवियर बहुत ज्यादा पाया जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर मेटेलिक करेक्टर होता क्या है। जैसे आप मुझे बताइए, मैं एक व्यक्ति खड़ा है, मैं आपको बोलूं ये लड़का है या लड़की है, आप पहचान जाओगे। क्योंकि दोस्तों लड़की की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, जो लड़कियां होती है उनकी जो आवाज होती है शार्प होती है, आपको पता है। उनके दाढ़ी मूछे नहीं आती है, पता है ना। लड़का जो है उसके दाढ़ी मूछे आती है, उसकी आवाज थोड़ी बाहर होती है, भारी होती है। तो आवाज भारी होना, दाढ़ी आना, मूछे आना, ये क्या है, लड़के की कैरेक्टरिस्टिक है। सिमिलरली दाढ़ी मूछे नहीं आना, बाल बड़े रखना, ये लड़कियों की कैरेक्टरिस्टिक है। तो सिमिलरली सर मेटेलिक कैरेक्टर किसको बोलते हैं। देखो मेटेलिक कैरेक्टर अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, फिर भी मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। दोस्तों डक्टिलिटी, ये एक मेटल होने का एक कैरेक्टर है। सर डक्टिलिटी होता क्या है अभी आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, है ना। दोस्तों जैसे मेलेबिलिटी, तो जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा पाए जाएंगे उनको हम लोग बोल देंगे मेटल। दोस्तों जिनमें मेटेलिक कैरेक्टर नहीं मिलेंगे उनको आप लोग मेटल कैसे बोल सकते हो, तो उनको आप लोग बोलोगे नॉन मेटल। जिनमें थोड़े से मेटेलिक कैरेक्टर पाए जाते हैं, बिल्कुल चिन्नू से, है ना। या फिर मैं आपको बोलूं कि जिनमें नॉन मेटल से तो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन मेटल जितने नहीं पाए जाते उसे आप लोग बोल देंगे मेटेलॉइड यानी उपधातु। ठीक है, आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। अब सर कंपैरिजन का दूसरा बताओ, एक तो आपने बता दिया, अब हम लोग बात करते हैं कि सर पीरियोडिक टेबल में हमको कहां पर मेटल मिलेंगे, कहां पर नॉन मेटल मिलेंगे और कहां पर मेटेलॉइड मिलेंगे। दोस्तों ये हमारी पीरियोडिक टेबल है। आप सभी को पता है कि मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, जो नॉन मेटल है ना अधातु, वो सारे आपको राइट में मिलेंगे, है ना, सारे। बस एक नॉन मेटल अधातु ऐसा है हाइड्रोजन जो आपको लेफ्ट में मिल रहा है, बाकी नॉन मेटल आपको सारे राइट में मिलेंगे। मेटल्स की बात करें सारे के सारे, एक तरह से आप लोग बोलोगे सर लेफ्ट में, तो मेटल जो होंगे वो आप लोगों को कहां पर मिलेंगे, लेफ्ट साइड में मिलेंगे। जो आपके नॉन मेटल्स होंगे वो आपको राइट साइड में मिलेंगे, मैक्सिमम जितने भी आपके नॉन मेटल है। और मेटलॉइड कौन से, ये बीच में, देखो ये बीच वाले है ना, बीच वाले याद आ गया, तो आप लोग बोलोगे कि सर ये आपको बीच में मिलेंगे। ठीक है, अनुराग जी बोल रहे हैं सर आज आप गुस्सा नहीं कर रहे, कितना प्रेम से बोले मीना बेटा। सर मैंने तो आज पहली बार कॉल किया है कि क्लास 2 से 3 घंटा लगा दो। दोस्तों अगर आप है ना साइंस के लिए बोल रहे हो 2 से 3 घंटा लगाओ, तो आप मैथ्स भी फिर 2 से 3 घंटा पढ़ोगे, है ना।
आप लोग रीजनिंग भी 2 से 3 घंटा पढ़ोगे, है ना, आप करंट अफेयर्स भी 1 घंटा पढ़ोगे, यानी आप 8 घंटे क्लास लेने को तैयार हो। बस क्लास लेने से हो जाएगा क्या सिलेक्शन? रिवाइज नहीं करोगे क्या? भाई आप बता दो, मैं तो पेन रख देता हूं, ये रहा पेन, ये मैंने रख दिया ऊपर, मैं तो नहीं पढ़ा रहा। मुझे आप बताओ पढ़ाना कैसे, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। आप मुझे 5 चीजें बता दो, सर ऐसे पढ़ाओ, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। आप मुझे पहला पॉइंट आप बता दो, दूसरा भी आप बता दो, आप जैसे बोलोगे ना, क्योंकि देखो यहां पर बहुत शातिर बच्चे हैं ना, उनको पता है कैसे सिलेक्शन दिलवाना है, कैसे आप जैसे बोलोगे मैं वो करूंगा। जैसे पहला आ रहा है कि सर रोज 2 से 3 घंटे क्लास लो, ठीक है मैं ले लूंगा, और बताओ आपको क्या लग रहा है, मेरे को दिक्कत है क्या? भैया जवान हूं, जवान जवान, 8-8 घंटे क्लास ले सकता हूं, लेकिन बेवकूफों की तरह लेता नहीं हूं मैं। सबसे बड़ा बेवकूफ वो टीचर है जो दिन भर 10-10 घंटे पढ़ा रहा है, फिर भाई बच्चे कब पढ़ेंगे ना। तो यार मेरे पर विश्वास रख लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस करा दूंगा बहुत आसानी से, साथ में तुमको याद भी हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी लोड नहीं आएगा। ध्यान रखना, जो बोल रहे ना 4 घंटे क्लास लगाओ, तुम्हारा सिलेक्शन कुछ होने वाला नहीं, को घर पे जाके तो कुछ रिवाइज करोगे नहीं। अभी पूछ लो ना, एक क्वेश्चन पूछ लो ना भी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का, अभी ये कल आ जाएगी, अभी जो हवा में उड़ रहा है। अभी एक क्वेश्चन पूछ लो ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, अभी ये कल ठिकाने आ जाएगी। लो बताओ, किसी थर्ड सेल के अंदर, तीसरे कोश के अंदर ऑर्बिटल की संख्या बताओ, बताओ भी कमेंट करके बताओ, कक्षकों की संख्या बताओ, बताओ बताओ, तीसरे कोश में बताओ, बताओ जल्दी से। तीसरे कोश के अंदर, थर्ड सेल के अंदर ऑर्बिटल की संख्या बताओ, कक्षक की संख्या बताओ। नहीं, इसका आंसर बताओ। आज बताई दो इसका आंसर। नहीं, मुझे आंसर चाहिए, मुझे आंसर चाहिए अब। 7, बहुत बढ़िया विकास कुमार जी, बहुत बढ़िया। 18, 3 और दे दो, एक ने 7 दे दिया, एक ने 18 दे दिया, एक ने 3 दे दिया, और बता दो। एक ने 9 दे दिया, एक ने 18 दे दिया, एक ने 5 दे दिया। ये तो तुम्हारा पढ़ाई है मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर? एक फॉर्मूला है 2n², n का मान 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, यानी कुल इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या तो पूछी नहीं थी, मैंने कक्षकों की संख्या पूछी थी। मैंने आपको बताया था कोश के अंदर होते हैं उपकोश, उपकोश के अंदर होते हैं कक्षक, कक्षक में रहते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, यानी अगर टोटल 18 इलेक्ट्रॉन अगर तीसरी कक्षा में है, इसका मतलब कक्षकों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, आगे अकल ठिकाने, अब पढ़ लो, इधर चुपचाप आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, लोकेशन बताओ ब्लॉक्स में। जैसे ये पीरियोडिक टेबल है, आप मुझे बताओ मेटल्स कहां पर मिलेंगे? दोस्तों इसमें भी आपको मेटल्स मिलते हैं, इसमें भी मेटल्स मिलते हैं, इसमें तो सारे ही मेटल्स है, इसमें भी सारे मेटल है। क्या मैं बोल सकता हूं कि आपको एस ब्लॉक में भी मिल जाएगा, डी में भी मिल जाएगा, एफ में भी मिल जाएगा? बोलूं हाँ या ना, बताओ। ठीक है सर, नॉन मेटल आपको कहां पर मिलेंगे? सर नॉन मेटल सारे के सारे मुझे पी ब्लॉक में मिलते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल हाइड्रोजन ऐसा है जो सर इधर बैठा है, एस ब्लॉक में बैठा है, तो मैं बोल सकता हूं कि सर आपको एस ब्लॉक पे भी मिल जाएगा, पी में भी मिल जाएगा। चलिए अब आप बताओ मेटलोइड कहां पर होंगे? सर जितने भी उपधातु है सारे के सारे हमको पी ब्लॉक में मिलते हैं। यहां पर एक भी उपधातु नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो आप लोग बोलोगे सर हमको पी ब्लॉक में मिलेंगे। देखो क्या शानदार कंटेंट है, मजा आ गया? आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर मेटल दिखने में कैसे लगता है, इनका अपीरियंस कैसा होता है, नॉन मेटल्स का अपीरियंस कैसा होता है? देखो दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं वो इनका अपीरियंस थोड़ा शाइनी होता है, चमकीले होते हैं। जैसे आपने देखोगे चांदी थोड़ी चमकीली लगती है ना, सोना आप लोग देखोगे चमकीला लगता है, नहीं लगता? गोल्ड आप लोग देखो, ये कॉपर आप लोग देखोगे थोड़ा शाइनी होता है ना। तो एक्चुअली में दोस्तों इनका अपीरियंस क्या होता है? शाइनी होता है। दोस्तों जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो डल दिखते हैं वो, है ना, उनका अपीरियंस शाइनी नहीं होता, चमकीले नहीं होते। लेकिन हां दोस्तों, एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि चमकीला होता है, उसका नाम याद रख लोगे क्या? आयोडीन। तो देखो एक्चुअली में मैंने यहां पर वर्ड यूज किया है शाइनी, लेकिन इसके लिए जो वर्ड होता है ना, प्रॉपर वर्ड है वो है लस्टर। लस्टर बोले तो चमकदार। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में कभी पूछ ले कि विच
वन ऑफ द नॉन मेटल, इनमें से कौन सा अधातु जो है चमकदार है, लस्टर है। आप कहां बोल दो कि यार सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो चमकदार नहीं होते, वो डल होते हैं, लेकिन आप बोल दोगे आयोडीन होता है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, बात करते हैं मेटलॉइड। दोस्तों जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, कुछ मेटलॉइड शाइनी होते हैं, कुछ डल होते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, बात करते हैं सर कंडक्टिविटी। देखिए दोस्तों, दो प्रकार की कंडक्टिविटी होती है, दो प्रकार की चालकता होती है। एक तो इलेक्ट्रिक, वो तो मेरा पेन कहां गया, और ऊपर ही रह गया यार, मैं इतनी देर से उससे लग रहा हूं। आ जाओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसको बोलते हो दोस्तों? अगर किसी पदार्थ में से करंट आसानी से फ्लो हो जाए तो आप लोग बोलोगे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी है, विद्युत चालकता अच्छी है। दोस्तों कोई पदार्थ है जिसका मान लो, अब मुझे ये नहीं पता ये जो रॉड है वो किसकी बनी हुई है, मुझे नहीं पता, लोहे की है, चांदी की है, सोने की, मुझे नहीं पता। अगर मैं ये किनारा गर्म कर रहा हूं, हीट यहां पर दे रहा हूं, अगर ये वाला किनारा भी गर्म हो जाए, यानी हीट यहां से यहां पर पहुंच गई, यहां से यहां पर पहुंच गई, यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, ऊष्मीय चालकता अच्छी है। तो आप लोग क्या बोलोगे, क्या बोलोगे कि मेटल्स की, आप बताओ क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है? दोस्तों मेटल जो होते हैं ना वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें कंडक्टिविटी बहुत अच्छी पाई जाती है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होती है। मेटल के तार पकड़ के करके बिजली की सप्लाई से कनेक्ट करके ऐसे मत खड़े हो जाना, वरना ये हाल हो जाएगा, क्योंकि मेटल में से करंट फ्लो होती है। ठीक है, आ जाओ दोस्तों, जो नॉन मेटल्स होते हैं ना सर, जनरली कैन नॉट, मतलब जनरली इनमें से हीट और करंट फ्लो नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, वो क्या है? ग्रेफाइट। सर ये ग्रेफाइट क्या है? मैंने तो कहीं पर पीरियोडिक टेबल में देखा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्या आपने पीरियोडिक टेबल में कार्बन को देखा है क्या? और आपको पता है कार्बन एक नॉन मेटल है, एक अपर रूप, सॉरी एक अधातु है। बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअली में इस प्रकृति में कार्बन क्या होता है, अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे मैं ये नहीं बोल रहा कार्बन देखो कार्बन डाइऑक्साइड रूप में पाया जाता है, नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक्चुअली में दोस्तों कार्बन के एटम ही मिल मिल के एक संरचना बना लेते हैं, जिस इसमें केवल कार्बन के एटम है, कोई दूसरा नहीं है। इसको बोलेंगे हम लोग कार्बन का अपर रूप, कार्बन का एलोट्रोप। तो दोस्तों कार्बन के 3 एलोट्रोप पाए जाते हैं। डायमंड जो हीरा है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है? वो कार्बन से ही मिलके बना हुआ है। तो आप लोग बोलोगे कि सर हीरे की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि दोस्तों बहुत चमकीला होता है वो, एक अलग ही यार, पहनने में मजा आएगा नहीं आएगा? अरे पहनने में मजा आएगा नहीं आएगा जो कोई चमकीली चीज है? एक चीज मुझे बताओ, आप सोना क्यों पहनते हो, चांदी क्यों पहनते हो? चमके, जिससे यार आदमी लगे रो यार क्या चमक रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? नहीं समझ रहे? तो दोस्तों ये डायमंड चमकता बहुत है, इसलिए इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो डायमंड भी एक कार्बन का ही एटम से मिलके बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन के एटम से मिलके बना हुआ है, तो एक्चुअली में नॉन मेटल से ही तो बना हुआ है। लेकिन दोस्तों इसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो होती है, इसलिए ये अपवाद है। तो ग्रेफाइट क्या होती है दोस्तों? इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, शॉर्ट में लिख दूं ईसी, विद्युत चालकता शॉर्ट में लिख दूं मैं वी, चालकता लिख दूं, तो आप लोग बोलोगे सर ये अच्छी पाई जाती है इसमें। ठीक है, चले आगे आ जाओ दोस्तों, बात करते हैं मेटलॉइड। हाँ इनमें होती है दोस्तों कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है, लेकिन मेटल जितनी नहीं होती है, मेटल से कम होती है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ सर अब और कंपैरिजन करो, आ जाओ। देखो नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी। दोस्तों ये है मेन मेटल के कैरेक्टर्स। सर ये डक्टिलिटी होता क्या है? आपने कभी जीवन में सुना है क्या कार्बन का वायर, कार्बन का तार सुना है, ऑक्सीजन का तार सुना है, तार, हाइड्रोजन का तार सुना है? नहीं। एक्चुअली में दोस्तों तार कैसे बनाओगे? अगर किसी पदार्थ को हम लोग खींचेंगे तभी तो उसका वायर बनेगा। तो अगर कोई पदार्थ आसानी से खिंच जाए, यानी आसानी से वायर में कन्वर्ट हो जाए, उसकी इस विशेषता को आप लोग बोलोगे डक्टिलिटी, यानी लचीलापन बोल दो, या इसके लिए प्रॉपर जो वर्ड है वो क्या है? तन्यता। तो आप लोग बोलोगे डक्टिलिटी किसको बोलता है? होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, कभी आपने सुना है मार्केट में हाइड्रोजन की शीट आती है, ऑक्सीजन की शीट आती है? नहीं, क्योंकि उनकी शीट बनाई नहीं जा सकती। आप लोग पहली बात तो शीट किसकी बनाओगे? किसी ठोस की बनाओगे। ऊपर से अगर ठोस को आप लोग ऊपर से ठोकोगे ठोकोगे ठोकोगे
तो कई बार तो ऐसा ठोस तुरंत टूट जाता है, जैसे ईंट को आप तोड़ो, टूट जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ आप लोगों के पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ठोकने पर वो फैलते जाते हैं, वो शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस विशेषता को बोलते हैं मेलेबिलिटी, यानी आघात वर्धनीयता। मतलब आप जब उस पर आघात दे रहे हो ना, उनमें वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो इस विशेषता को बोलते हैं मेलेबिलिटी। तो आप लोग बोलोगे कि क्या मेटल्स में पाई जाती है कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी ये शो करते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये शो करते हैं, इनके वायर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। नॉन मेटल नहीं यार, है ना, इनमें डक्टिलिटी मेलेबिलिटी नहीं पाई जाती। मेटलॉइड जो होते हैं ना, ये भी इतनी नहीं करते हैं ना, मतलब बहुत हल्की सी करते हैं, लगभग ना के बराबर करते हैं। अगर आप लोगों से बोला जाए सर कौन सा मेटल ऐसा है जिसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, गोल्ड यानी सोना। सोना जो होता है ना, गोल्ड जो होता है, उसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी क्या है? सबसे ज्यादा है। समझ में आ गई बात को? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। सर आयरन की अपेक्षा एयू में जंग क्यों नहीं लगता है? वो तो समान ही वातावरण में रहता है। आज बात करेंगे अनुराग जी, ठीक है। एक राज जी कमेंट कर रहे हैं 999 का पावर पता है 999 क्या कर रहे हैं। राज जी तबीयत खराब हो गई क्या, या अपनी रैंक आप आज ही लिख रहे हो? रिजल्ट तो आने दो, हैं? अभी कहां से इतनी रैंक लिख रहे हो आप? आ जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ। बात करते हैं सर डक्टिलिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डक्टिलिटी किसको बोलोगे। कि देखो ये है ना, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कॉपर के वायर आते हैं, क्यों? क्योंकि कॉपर को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप लोग बोलोगे कॉपर की डक्टिलिटी अच्छी है, ठीक है। तो डक्टिलिटी है क्या है? अगर आप लोग बिना उसको डैमेज करे हुए, ऐसे नहीं आप खींच रहे हो और वो टूट गया, तो आप बोलोगे देखो खींच तो रहा था, अरे टूट गया तो क्या डक्टिलिटी अच्छी है ना। तो डक्टिलिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेलेबिलिटी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे, चले आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर इसके एग्जांपल्स बता दो, एग्जांपल बता दो दिए, और कितने बताऊं, कितने एग्जांपल लोगे? ये देखो सारे मेटल्स हैं आप लोगों के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यार कितने याद रखोगे? ठीक है, आ जाओ। सर नॉन मेटल के एग्जांपल बताओ। देखो ये हीलियम आपका ये देखो सारी की सारी इनर्ट गैस है ना, ये आवर्त अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहली बात तो गैसीय अवस्था में मिलते हैं, और अक्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी से अभिक्रिया नहीं करते। सारे के सारे नॉन मेटल है, अधातु है, क्योंकि ना ही इनमें डक्टिलिटी पाई जाती है, ना ही मेलेबिलिटी पाई जाती है, तो उसको नॉन मेटल ही बोलेंगे ना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ गई बात को? ठीक है। मेटेलॉइड के एग्जांपल ये आपके देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे आपके मेटेलॉइड के एग्जांपल हो जाएंगे। सर हीरा कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, तो हीरा चमकता क्यों है भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। है सुमित जी, आपको भी चमकना है ना जीवन में? हीरा चमकता क्यों है भी बताऊंगा मैं आपको। आपको भी चमकना है ना, चमकना है ना, इधर ध्यान दे लो। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, और मुझे बताओ सर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जो देख के बता दो सर, देख के बता दो। देखो जितने भी आप लोगों के मेटल्स है ना, वो आप लोगों के क्या होते हैं दोस्तों? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, सामान्य ताप पर, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या है? देखो ऐसा नहीं है जो गोल्ड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप लोगों का जो वो है ना गोल्ड, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप लोगों को देना पड़ेगा, बहुत गर्म करना पड़ेगा, तब जाके वो लिक्विड स्टेट में आएगा। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ठोस अवस्था में होगा। उसको बहुत ज्यादा पिघलाने के लिए, जैसे लोहे को आप पिघलाना चाहते हो 1500 के आसपास टेम्परेचर देना पड़ेगा। नॉर्मल हमारा 20-25 डिग्री सेल्सियस पे वो ठोस अवस्था में रहेगा। तो जितने भी मेटल्स हैं वो आपके ठोस अवस्था में रहते हैं। दोस्तों एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, कौन? मरकरी। मरकरी जो होता है ना, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। किस पे? लिक्विड स्टेट पे। तो मरकरी इकलौता ऐसा धातु है जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखो आपको जो मैं बता रहा हूं केवल वो सुनना है। देखो कितना आसान है। ठीक है सर, जितने मेटल्स है ठोस अवस्था में बस एक मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में, मरकरी। कितना सिंपल है सर। हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में क्यों रखा?
यार आज तुम फालतू कमेंट पूछ, मैं तो बता दूंगा यार इसका इलेक्ट्रॉन ऐसी है 1s1, जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में आता हूं सभी को एस ब्लॉक में रखा है, ठीक है। अरे देखो यार, जो काम की चीजें मैं खुद बताता हूँ, है ना। आप मेरे को देखो दिक्कत नहीं है, आप डाउट पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, लेकिन जो काम की चीज है वो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहा करो, बस इधर ध्यान दो, सिलेक्शन 100% होगा। बस आप उस चक्कर में ना, ये फालतू के डाउट आने के चक्कर में जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए गुस्सा आता है मेरे को। आ जाओ, चलिए बात करते हैं कि सर क्या मेटल हार्ड होते हैं, क्या कठोर होते हैं क्या। हार्ड का मतलब क्या है, जैसे ब्रेड आप लोग खाते हो, क्या वो हार्ड होती है कि नहीं सर ऐसे टूट जाती है। देखो चाकू से कितनी आसानी से कट जाती है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। हार्ड आप लोग कठोर किसको बोलोगे, जिसको आप लोग चक्कू से नहीं काट सकते। यार मेटल्स बहुत हार्ड होती है। देखो क्या लोहे को चक्कू से काट सकते हो क्या, कोबाल्ट को काट सकते हो क्या, निकल को काट सकते हो क्या, नहीं काट सकते। तो मेटल्स आपकी जो होती है वो हार्ड होती है। सर कुछ इसके अपवाद है क्या, कोई मेटल ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल आसानी से कट जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, कुछ मेटल्स है जो कि आसानी से कट जाते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, उनको चाकू से काटा जा सकता है। सर उनके एग्जांपल बताएंगे। पहले नंबर पे हो जाएगा आपका लिथियम दोस्तों, दूसरे नंबर पे हो जाएगा आप लोगों का सोडियम, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका पोटेशियम। 3 एग्जांपल याद रखना, जनरली सब एक याद रखना है, सोडियम, ठीक है। चलिए आ जाओ, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि क्या आपके जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं कि बिल्कुल होते हैं। वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और दोस्तों एक्चुअली में देखो क्या होता है, ये बहुत चमकदार होता है। आप लोग देख लो, चाहे सिल्वर देख लो, गोल्ड देख लो, आपको पता ही है, इसलिए तो इसके आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि ये शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। जब इन पर लाइट जाती है तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट होती है, मतलब ये चमकीले चमकीले आप लोगों को दिखेंगे, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, मेलेबिलिटी। मेटल जो होते हैं उनमें मेलेबिलिटी पाई जाती है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है मेलेबिलिटी होती क्या है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो फूड होता है ना, इसको क्या एल्यूमिनियम की फॉइल में स्टोर किया जाता है क्या। क्यों, क्योंकि दोस्तों एल्यूमिनियम को आराम से आप लोग उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए मार्केट में एल्यूमिनियम की फॉइल आती है, ठीक है। दोस्तों एक चीज में आप लोगों को, सर सोडियम और पोटेशियम की भी तो चाकू से काटा जाता है, वो भी तो सॉलिड कैसे होगा। जिसको काट सकते हैं चाकू से, क्या वो ठोस नहीं होता क्या वो। भाई ब्रेड है, आप काट रहे हो तो ब्रेड के लिक्विड स्टेट में है क्या। अरे आलू को आप चाकू से काट रहे हो तो आलू क्या लिक्विड स्टेट में है क्या। कैसे क्वेश्चन पूछते हो। अरे मेरा तो सिर दुख गया, बैठ जान दो यार। मैं क्या करूं यार आपके डाउट सुन के। कैसे होगा सिलेक्शन यार। आ जाओ, देखो जब भी ऐसा आए ना मन में कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो एक चीज ध्यान रख लेना कि सिलेक्शन होगा अगर जो काम की चीज है सर पढ़ा रहा है, अगर मैं उस पर पूरा ध्यान दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं। किसी का बाप भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आप फालतू में उलझेंगे, फिर आप उलझोगे, आप सोचोगे यार ये पता नहीं क्या होता होगा यार, फिर आपको सेल्फ डाउट आएगा, यार ये तो मेरे को चीज समझ नहीं आ रही, पता नहीं होगा ही नहीं होगा, फिर नहीं होगा, क्योंकि आप उलझा रहे हो। जो काम की चीज है उस पर ध्यान दे रहे हो आप, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये मैंने आपको बता दिया, डक्टिलिटी, मेटल्स में डक्टिलिटी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। ये कंडक्टर्स होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, अच्छे कंडक्टर है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इसके 2 एक्सेप्शन है। जैसे लेड की बात करें, है ना, लेड जो कि एक मेटल है, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे ना एक सिंबल मिलेगा पीबी, वो लेड ही है। एक्चुअली में लेड का जो सिंबल होता है वो पीबी होता है। क्यों, क्योंकि लेड का लैटिन नेम होता है प्लम्बम। सिमिलरली दोस्तों मरकरी जब आप लोग देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो सिंबल होगा ना वो Hg होता है। क्यों, क्योंकि मरकरी का लैटिन नेम होता है हाइड्रोनिजियम। तो आप लोग ध्यान रखना, ये लेड और मरकरी दोनों मेटल है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है। लेड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हीट इतना आसानी से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, चले आगे, आ जाओ। और बताओ सर, जो मेटल्स होते हैं मैंने आपको बता ही दिया, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। यानी अगर आप लोग चाहते हो इनको मेल्ट कराना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। आप चाहते हो इनको उबालना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्लियर है क्या। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, आपके हाई होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या आप लोग जानते हो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं।
क्या आप लोग जानते हो अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? हाँ सर जानता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो दोस्तों जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये, है ना, उनके मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं, हालांकि इनके भी होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं बाकी के मुकाबले। दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मरकरी का तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बहुत कम होगा, तभी तो ये नॉर्मल 20 डिग्री सेल्सियस पे 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में है। यानी मान लो ये मैं फॉर एग्जांपल 2 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस ही होता होगा, तभी तो 20-25 पे तो ये तरल अवस्था में है। सिमिलरली दोस्तों दो आप लोगों के और मैं बता रहा हूं आपको, गैलियम और सीजियम, बहुत हल्का सा गर्म करना पड़ेगा। कितना दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना, कोई बता सकता है क्या? सर 98.6 फ़ारेनहाइट। दोस्तों कोई सेल्सियस में बता सकता है क्या? सर 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों दो मेटल ऐसे हैं जो आपको ठोस अवस्था में मिलेंगे नॉर्मल टेम्परेचर पे 20 डिग्री पे 25 डिग्री पर, लेकिन जैसे ही आपने आपकी स्किन पे रख दिया ना, त्वचा पे, वो पिघल जाएंगे। क्यों पिघल जाएंगे? और उन दो मेटल का नाम क्या है दोस्तों? एक है आप लोगों का गैलियम, एक है आप लोगों का सीजियम। गैलियम का गलनांक कितना है? 29.77 डिग्री सेल्सियस, यानी इतने टेम्परेचर पे वो गल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है, उसको ज्यादा मिल गया, ये तो बेचारा 29 पे मेल्ट कर जाता, आपने तो फिर भी 37 दे दिया। सिमिलरली सीजियम जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 28.44, यानी इतने टेम्परेचर में मेल्ट कर जाएगा। आपने कहां पर रखा? अपने हाथ पे। आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, तो मेल्ट तो करेगा ही करेगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है सर ऐसे कौन से दो मेटल है जिनको हाथ पे रखने पर वो मेल्ट कर जाते हैं, पिघल जाते हैं? क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आ जाओ। सर आपका लेट मैसेज देखते हैं तो मेरी गलती थोड़ी है, इसमें आपने पूछा था कक्षक कितने होने 3 सेल में। अरे ठीक है भाई राजीव, मेरी गलती है यार, लो उठक बटक लगा रहा है। ठीक है भाई, पढ़ लो प्लीज, आ जाओ। सर इसमें और भी कुछ विशेषता पाई जाती है मेटल्स में? बिल्कुल दोस्तों, एक यूनिक इसमें कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है। क्या दोस्तों? वो है सोनोरस। कौन सी विशेषता पाई जाती है? सोनोरस। सर ये सोनोरस कौन सा होता है? देखो, अगर कोई भी पदार्थ किसी से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करे ना, तो इस विशेषता को बोलते हैं सोनोरस। मतलब उस बोलेंगे यार ये पदार्थ सोनोरस है यार। सोनोरस को हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे? ध्वनिक। ध्वनिक, ध्वनिक है ये पदार्थ। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कभी रात को किचन में गए होंगे, गलती से आपसे है ना प्लेट गिर गई होगी, तो बहुत आवाज आती है। क्या? क्योंकि वो प्लेट किसकी बनी हुई है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। तो देखो कोई भी मेटल जब किसी सरफेस से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न करता है। इस विशेषता को बोलते, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं सोनोरस, ध्वनिक। तो आप लोग बोलोगे कि यार जो मेटल्स होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस आप लोग किसको बोलते हैं? कि जब आप लोग उन पर कोई चोट मारोगे, जब वो किसी सतह से टकराएंगे तो वो क्या करते हैं? ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे आपने ये देखा होगा, अंदर ये जो मेटल की बॉल है, इसको दूसरे मेटल से जब टकराओगे तो क्या आवाज आती है? क्या आती है? नहीं आती है? बताओ, आती है? नहीं आती है? आ जाओ। सर केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कैसे बनेगा? दोस्तों केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना वो केवल पहले चैप्टर में, ये एटम एंड मॉलिक्यूल में बनते हैं आप लोगों के, परमाणु एवं अणु में बनते हैं आप लोगों के। ठीक है, कि बताओ 1 ग्राम में कितने मोल होंगे ना, इस टाइप के बनते हैं, और केमिस्ट्री में नहीं बनते आप लोगों के। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने आपको सारी बता दी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब समझ में आ गई। मेटल्स होते क्या है ये सारी चीजें समझ में आ गई। मेटल्स में क्या क्या पाया जाता है? डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये सोनोरस होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सारी बातें समझ में आ गई। अब काम की बात करते हैं। ये बात तो मेरे को लगता है आपको पहले भी पता होगी। अब बात करते हैं सर मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन कैसे करेंगे? जैसे मेटल की अगर मैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाऊं तो क्या मिलेगा? सर मेटल की रिएक्शन अगर मैं पानी से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? सर अगर किसी मेटल की रिएक्शन मैं किसी अम्ल से करवाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ये अब आप लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी थी आप लोगों की। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। चलिए आ जाओ। ठीक है, आ जाओ। देखो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आप मुझे एक चीज बताओ
कि अगर कोई तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, क्या ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी क्या, इसकी अभिक्रियाशीलता? दोस्तों कोई रिएक्ट क्यों करेगा? भाई आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? स्टेबल होने के लिए। जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप पढ़ाई वगैरह नहीं करोगे, आप इतना जो एफर्ट मार रहे हो वो नहीं मारोगे, जब एक नौकरी लग जाएगी उसी के लिए तो कर रहे हो। तो दोस्तों ये इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, चुपचाप बैठा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेल सेटल्ड है। तो क्या किसी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप लोग पता लगा सकते हो क्या कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर, मैं पता लगा सकता हूं। तो फिर अगर अनस्टेबल होगा तो बहुत ज्यादा रिएक्शन करेगा, कभी किससे कभी किससे। तो अगर हमको देखनी है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, कैसे रिएक्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो आपको क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जैसे मुझे ये बताओ, क्या ये अभिक्रिया करेगा क्या? हाँ सर, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में 8 नहीं है, अनस्टेबल है, करेगा, 100% करेगा। ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में मेटल्स क्या होते हैं, मेटल जो होते हैं ना, इनके बाह्यतम कोश में, मेटल्स के बाह्यतम कोश में, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई बताएगा क्या? इनके बाह्यतम कोश में सर, इनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को आपको मिलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एल्यूमिनियम जो कि एक मेटल है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,8,3। और बताओ मैग्नीशियम एक मेटल है, 2,8,2 है ना। और बताओ कैल्शियम का होता है 2,8,8,2। सोडियम जो कि एक मेटल है 2,8,1। तो जो मेटल्स होते हैं ना, उनके बाह्यतम कोश में आपको 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। दोस्तों कुछ अपवाद भी है, जैसे हाइड्रोजन, इसका परमाणु क्रमांक है 1, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 है, पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। दोस्तों इसकी यही बाह्यतम कक्षा है, इसमें बाह्यतम कक्षा में इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, मैं अपवाद यहां पर लिख देता हूं, अपवाद। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये आपका क्या है, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, अधातु है। समझ में आ गई बात को? प्लीज एक बार बताइए, ठीक है, क्लियर है क्या? चले आगे, आ जाओ, चलो आ जाओ। तो आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, जो मेटल्स होते हैं ना, उनके बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मेटल के बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, कुल मिला के 8 नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है। क्या ये अभिक्रिया करेंगे क्या? क्या ये अभिक्रिया करेंगे क्या? खुद बताओ। तो आप लोग बोलोगे कि हाँ सर ये अभिक्रिया करेंगे, डेट्स वाई मेटल्स आर रिएक्टिव, है ना, ये रिएक्टिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये इनके बाह्यतम कोश में 8 नहीं है, ठीक है, 1 है, 2 है या 3 है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे कल क्या हुआ, हमारी कॉलिंग नहीं, सॉरी, आज हमारी कॉलिंग टीम के पास में कॉल आया, बोले सर एक दिक्कत हो गई। हमने बताओ बताओ। बोले कि सर मैंने आपके साइंस के कोर्स की जगह कहीं और ले लिया सर, मुझे 499 में मिल रहा था। तो मैं टीम ने बोला कोई बात नहीं, आपको जहां से आपने लिया वहां से पढ़ाई कर लो, क्योंकि मैं क्लियरली बोल देता हूं, बिल्कुल क्लियर। मैंने टीम को भी कर रखा है, कोई बच्चा परेशान हो उसको बोल दो कि आप पढ़ लो, कोई मतलब दिक्कत नहीं। मैंने आपको ये भी बोल रखा है, जैसे बेसिक अभी जनरल साइंस का किसी ने पुराना कोर्स भी ले रखा था, मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आपने पुराना ले लिया कोई बात नहीं, आप उससे पढ़ो, इसमें जैसे ही आपके वो हालांकि पुराना बैच है, लेकिन जैसे इसका नया नया कंटेंट बनेगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। बोला सर दिक्कत ये है कि मुझे अब जो मेरा भैया सेलेक्टेड है एलपी, उन्होंने बताया था कि यार साइंस इनसे पढ़ लेना, लेकिन मैंने सर कोर्स वहां पर ले लिया और मुझे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि दोस्तों एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, साइंस और बेसिक्स इंजीनियरिंग की टेंशन आप भूल जाओ, आराम से सो जाओ, पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, और कुछ भी भटकना नहीं है आपको, बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं आपको। आपको हो सकता है कहीं पर 200 300, मतलब वो डजंट मैटर, कुछ भी हो, 1000 500 400 300 400 200, लेकिन वहां पर भी नहीं पढ़ाया जा रहा कुछ, मतलब उनको खुद को ही नहीं पता यार साइंस आती क्या है। 2 महीने पहले किसी कोई टीचर ले आया कि भाई ले तू साइंस तू पढ़ा लो, उनको पता ही नहीं, आज तक पढ़ाई नहीं कभी यार, ठीक है। तो रेलवे में आपको पता है क्या आती है, मैं आपको उसी ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग पढ़ो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, एक चीज मुझे और बताओ, जैसे मान लो किसी के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये क्या करेगा आप मुझे बताओ सर, ये क्या करेगा? किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, ये क्या करेगा आप मुझे बताओ सर? ये चाहेगा कि कैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे। देखो 6 लाना मुश्किल है, 2 त्यागना आसान है। सिमिलरली यहां पर 2 ऑप्शन है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आए या 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान है ना, तो मेटल जो होते हैं ना उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनकी क्या टेंडेंसी होती है सर? उनकी टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं या रेसिपिएंट तो डोनर होते हैं, उसका कारण भी आपको पता है। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आता है क्या? तो आपने देखा होगा, कभी भी आपने ये देखा है क्या Na- ही दिखेगा आपको, सॉरी Na+ ही दिखेगा, कभी Na- देखा है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण थोड़ी करेगा। ये सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये डोनेट करना चाहता है और हमेशा Na+1 ही मिलेगा, +2 क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है और ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो हमेशा Na+1 मिलेगा जब भी सोडियम आपका इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जैसे ये किसका है? मैग्नीशियम का है, तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो Mg+2 बन जाएगा। समझ में आ गया क्यों आता है चार्ज? आगे बात समझ में आ जाओ, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता ये आप लोग जानते हैं सर, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोस्तों क्या इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या? नहीं सर, इनको तो देना है सर, इनको तो देना है सर, इनको तो डोनेट करना है, क्या इनको लेना है क्या? नहीं। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? आप मुझे खुद बताओ, आप लोग क्या बोलोगे? सर लो होगी। कारण आपको पता है, रटो मत यार, चीजों को समझो। आप बोलोगे लो होगी, ठीक है? ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, ठीक है? आप मुझे एक चीज बताओ, तो अगर मान लीजिए इन्होंने कहीं से इलेक्ट्रॉन शेयर भी करे किसी के साथ में, तो इसको अपनी ओर नहीं खींचेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही क्या है? कम है। तो आप लोग बस ये पॉइंट ध्यान रखो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, कम होती है, ठीक है? क्योंकि इनको डोनेट करना लेना थोड़ी है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं, आपको पता है क्या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट पे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? पता है क्या आपको? पता है क्या? तो मैंने हर तत्व की नीचे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी है। सर याद रखने की? अरे नहीं, जस्ट एक ऐसे बता रहा हूं। देखो पोटेशियम की कितनी है? 0.82, ठीक है दोस्तों। क्रिप्टॉन इसकी क्या है आप लोगों की? चलो इसकी देख लो, ब्रोमीन की देख लो, ब्रोमीन की कितनी है? 2.96, क्योंकि ब्रोमीन नॉन मेटल है। अधातु, अधातु को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन, इनको सर चाहिए ही नहीं, इनको तो देना, इसलिए देखो कितनी कम है, ठीक है? सर नॉन मेटल सोनरस नहीं होता कि? नहीं राज्य, नॉन मेटल नहीं होता, मेटल्स ही होते हैं आप लोगों के, ठीक है? चले आगे। तो ये मेटल्स जो होते हैं उनमें मैंने 2 चीजें बताई कि उनके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, साथ ही में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। तो फिर सर ये कैसे अपना बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे या किससे कैसे अभिक्रिया करेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं। चलो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मेटल्स की जो रिएक्शन होगी ना ऑक्सीजन के साथ में, वो कैसी होगी? ऑक्सीजन के साथ में कैसे बर्ताव करेंगे, पहले तो हम लोग ये बात करते हैं। देखो एक छोटी सी बात समझो, मेरी बात है ना, देखो एक छोटी सी बात समझो। पहले तो मुझे बताओ, कोई सी भी मेटल हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, क्या इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं क्या? पहले क्लियर करो। हाँ सर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन। दोस्तों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, परमाणु क्रमांक 8 है, यानी इसके परमाणु प्रोटॉन की संख्या 8 है। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 8 तो इलेक्ट्रॉन भी 8। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं, बचे हुए 6 अगली कक्षा में चले जाएंगे। दोस्तों इसको क्या चाहिए? ये भी अनस्टेबल है, ये चाहता है मेरे पास में कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा क्या? तो इसको लेने हैं और इनको देने हैं।
क्या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में डील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में डील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में डील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या आयरन ऑक्सीजन के बीच में डील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के बीच में हो सकती है? कि बिल्कुल हो सकती है। आइए बात समझ में बताओ, मैं समझ पा रहा है? तो आपको ये तो पता है मेटल ऑक्सीजन के साथ में सर अभिक्रिया कर लेंगे, मतलब एक बैटरी। अब कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। आ जाओ, ठीक है दोस्तों। मुझे एक चीज बताओ, आप सब छोड़ो, आप मुझे एक चीज बताओ प्लीज, है ना, सारा ध्यान इधर रखो प्लीज। अरे यार इधर ध्यान दे लो। राजी सर नॉन मेटल सोनस नहीं होता क्या? बता तो दिया मैंने, नहीं होता है। इधर ध्यान दो प्लीज। हालांकि मैंने आपको बॉन्डिंग में पढ़ाया है। दोस्तों मुझे ये बताओ, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे तो ये बता दो। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, पहला क्वेश्चन। दोस्तों जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मुझे ये बता दो, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये है, जब आपका कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? देखो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सभी को पता है 2,8,3। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2,6। देखो ऑक्सीजन को क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लेने, ये गया एल्यूमिनियम के पास में, भाई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे, तेरे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। एल्यूमिनियम बोलेगा भाई मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं यार, अगर मैं तेरे को 2 दे दूंगा तब भी मैं तो अनस्टेबल ही रहूंगा, मेरे बाह्यतम कोश में 1 रहेगा। तो ऑक्सीजन बोल रहा है कि भाई भैया एक काम करते हैं। बोले क्या? भैया आप अपना जैसा एक बंदा और ले आओ, 2 एल्यूमिनियम ले आओ। एक को 3 देने हैं, 2 को कितने देने हैं? टोटल 6 देने हैं, ठीक है भैया। मैं भी अपने जैसे 2 बंदे और ले आता हूं, यानी मैं टोटल 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे हम, क्योंकि एक को चाहिए 2 और 3 को चाहिए होंगे 6। तो और 6 वो आप दोनों मिलके दे दोगे और 6 हम 3 मिलके ले लेंगे। तो क्या ये फॉर्मूला बनेगा क्या? बताओ। देखो गलती मत करो, बताओ, समझो प्लीज, मेरी बात को समझो। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ये 2,8,1। सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, ऑक्सीजन को चाहिए 2। ऑक्सीजन गया सोडियम के पास में कि भैया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। सोडियम बोला माफी चाहता हूं, मेरे बाह्यतम कोश में 1 ही है, मुझे 1 ही देना है। ऑक्सीजन बोलेगा यार भैया एक सॉल्यूशन बताओ ना, आपके जैसा एक और पकड़ लाओ, आपको 1 देना है, उसको भी 1 देना है, और आपके एक एक आपको टोटल 2 देने हैं ना, मैं ले लूंगा आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन बोलेगा कि भैया 2 सोडियम आओ कहीं से भी। ये बनेगा फॉर्मूला। समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई क्या? अरे आ गई क्या? बोलते नहीं हो, बस आप आ तो जाती है। देखो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2,8,8,2। ऑक्सीजन का है 2,6। ऑक्सीजन क्या कैल्शियम के पास में, भैया आपके 2 इलेक्ट्रॉन दे दो ना बाह्यतम कक्षा के। कैल्शियम बोलेगा अरे वाह भाई ले जा, तेरे को देते ही, तू अगर ले जाएगा तो मेरे बाह्यतम कोश में 8 हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन को केवल 1 कैल्शियम की जरूरत है, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन 2 ले लेगा। तो फॉर्मूला ये बनेगा। दोस्तों कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई है? जिनको आ गई है वो एक बार यस लिखिए, जिनको नहीं आई है वो नो लिखिए। कोई बात नहीं, लिखो नो, लेकिन अगर आई है ना तो यस लिखो। नो लिखने से मैं रिपीट नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। एक बार बस मैं समझना चाह रहा हूं। अनुराग जी सर आपने बीपीओ टीम से बोलिए कि फोन रिसीव नहीं करा तो रिटर्न कॉल हाँ कर, हाँ भी बोल देंगे अनुराग जी, है ना? आपके ध्यान इसमें जा रहा है ना, 5 मिनट से इस पर नहीं जा रहा। बताओ बताओ जल्दी से। अगर वो कॉल कर देंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 5 मिनट से देख रहा हूं वो कमेंट करते जा रहा हूं, यहां मैं पूछ रहा हूं जवाब भी नहीं दे रहे। जल्दी से बताओ, यस और नो बोलो। अनुराग जी बोल रहे हैं नो, वो तो मुझे पहले पता तुम्हारा नो आएगा, ध्यान तुम्हारा यहां पर थोड़ी था। तो तुम क्या लग रहा है नो बोलने से मैं रिपीट करूंगा? कुछ भी नहीं करूंगा। जिनको आ गई बहुत बहुत धन्यवाद, आएगा 99% को आ रहा है, क्योंकि सारा ध्यान इधर है। दोस्तों अब एक चीज मुझे बताओ, एक प्यारी सी चीज बताऊं क्या? बहुत प्यारी सी, बिल्कुल सर बताओ। देखो दोस्तों ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। दोस्तों पहले ग्रुप में कौन कौन होता है? सर लिथियम होता है, सर सोडियम होता है, सर पोटेशियम होता है, ऐसा होता है क्या? दोस्तों पहले ग्रुप में जितने भी आप लोगों के धातु होते हैं, क्या उनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है क्या? जैसे यहां पर सोडियम क्या है, बिल्कुल। तो दोस्तों इनकी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने की प्रवृत्ति भी एक जैसी होगी ना। जैसे सोडियम जुड़ रहा है
वैसे ही पोटेशियम जुड़ेगा, वैसे ही लिथियम जुड़ेगा। तो जैसे सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है, लिथियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, पोटेशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। आज के बाद रटने की जरूरत है क्या कि सर ये क्यों आया, ये क्यों आया? सिमिलरली दोस्तों कैल्शियम कहां पर पाया जाता है सर? पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा ग्रुप है ना उसमें पाया जाता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। सर जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सर सर सब दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं। और जितने भी दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं सभी के वाइटम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही बात है क्या? तो जैसे कैल्शियम जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ में, क्योंकि कैल्शियम के वाइटम कोश में 2 है, वैसे ही मैग्नीशियम जुड़ेगा, वैसे ही बेरिलियम जुड़ेगा, वैसे ही स्ट्रोंशियम जुड़ेगा। तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये है, तो बेरिलियम ऑक्साइड का भी ऐसा ही कुछ होगा। और बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी ऐसा ही कुछ होगा, स्ट्रोंशियम एक्स ऑक्साइड का भी ऐसा ही कुछ होगा। बताओ आया बात समझ में? ही नहीं आया? आया ही नहीं आया? आ गया समझ में? तो अगर आप लोगों से अभी बताऊं क्या हुआ, ग्रुप डी में क्वेश्चन आया कि एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया, बताओ कौन सी रिएक्शन सही है? एक ऑप्शन ये दे रखा था, एक ये दे रखा था Al2O3, एक Al2O ऐसे कुछ करके दिया हुआ था। तो बस ये कॉमन सेंस लगाना था कि कैसे जुड़ेंगे, वो मैंने आपको बताया। इस रूप में जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों? आयरन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ओ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, देखो जब आयरन आपका ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ये आयरन ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जुड़ेगा। लिथियम जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये कैसे बने ये मैंने आपको बता दिया है। आयरन का नहीं बताया, लेकिन आयरन का याद रख लोगे क्या? Fe2O3, जैसे एल्यूमिनियम का होता है Al2O3, इसका भी Fe2O3 होता है। एक्चुअल में एल्यूमिनियम, सर देखो एक थोड़ा सा बताऊंगा, कोई बात नहीं, आप बस इस पे ध्यान दो। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के ऐसा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, लिथियम ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्लियर है क्या? बस ये ध्यान रखो अभी आप। ठीक है, देखो दोस्तों एक्चुअली में कर क्या रहे हो आप लोग? देखो कोई मेटल है, ठीक है, जब आप लोग इसको जला रहे हो, जैसे कई बार बोलते हैं मेटल को जलाने पे क्या मिलेगा आपको, आप सोचोगे पता नहीं सर। देखो जलाने का मतलब क्या है? कोई भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बेसिकली जलाने का मतलब भी यही है कि आप मेटल की ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हो। सर वो तो ऐसे ही हो जाएगी? नहीं दोस्तों, कुछ मेटल्स होते हैं जो इतने कम टेम्परेचर पे अभिक्रिया नहीं कर पाते, उनको गर्म करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, तब जाके वो जुड़ते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, अच्छा ठीक है। सिमिलरली दोस्तों कॉपर जब जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। बनेगा कैसे आप लोग देख लो दोस्तों। बस एक चीज ध्यान रखना है, ये जो कॉपर ऑक्साइड बनाना, इसका कलर क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक कलर का होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्लैक होता है। बस ये ध्यान रखिए ना। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, एक चीज मैं आपको ये बताऊं सर, मेटल नॉन मेटल मिलाकर क्या बनेगा? मेटल के नॉन मेटल। देख लो क्वेश्चन का लेवल देख लो। सर ये 4,2 कहां से आए प्लीज? कौन से आगे 4,2? 4,2 कौन सा बोल रहे हो आप? 4,2 कौन सा आ गए? 4,2 कहां पर लिख दिया मैंने? 4,2 अच्छा, ये 4,2 कैसे है? ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखो मेरी बात समझो, जैसे मैंने आपको बोला कि यार लिथियम का सिंबल ये होता है, आप सभी को पता है। लिथियम में आपने ऑक्सीजन जोड़ा, ऑक्सीजन का भी फॉर्मूला पता है O2, क्योंकि हमेशा इस रूप में रहेगा, ठीक है। और आपको पता है लिथियम जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऐसा बनेगा, ये वाला ऑक्साइड बनेगा, ये फॉर्मूला होगा ना।
अब बस आप देखो क्या ये बैलेंस है, क्या क्या ये संतुलित है क्या। राइट में क्या है सर, 2 लिथियम है, लेफ्ट में कितना है, 1 ही है, तो क्या मैं 2 कर दूं क्या। लिथियम तो बैलेंस हो गया, क्या ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन राइट में 1 है, लेफ्ट में कितना है, 2 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो सर एक काम करो, इसको भी 2 करना पड़ेगा, इसको 2 में ऐसे करके कर सकता हूँ कि नहीं सर आपने तो फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, इधर करो, इधर करते ही अब लिथियम हो गया 4, लेफ्ट में 2 ही लिथियम तो इधर कर लो 4, अब ये बैलेंस। ठीक है, समझ गए बात को, समझ गए बात को। ठीक है रियोमीना जी, ये हमने सीखा तो था केमिकल रिएक्शन में कैसे बैलेंस करना है। दोस्तों तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना, थोड़ा सा हाई चल जाएगा, आज के लिए इतना रखो, फिर कल हम बाकी का करेंगे। ठीक है, तो टाइम भी हो चुका है, फिर बाकी हम लोग करेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो, आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, इतना परेशान मत हुआ करो आप लोग। ओके, बहुत प्यार से धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन मत लो। दोस्तों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है आप लोगों का। ट्यूसडे से दोपहर 12 बजे उसकी पहली क्लास होगी। तो बेसिक इंजीनियरिंग दोपहर 12, मतलब आप समझिएगा होंगे जो बच्चे एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं उनके सीबीटी 2 में आता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, वो मैंने आपको बता दिया। सर अगर किसी और सूत्र जैसे नंबर 11 कैसे निकाले, सोडियम 11 कैसे निकाले, आप एक बार केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सर जनरल साइंस पढ़ के बेसिक साइंस कवर हो जाएगी क्या, आनंद जी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली तो उससे ज्योग्राफी कवर हो जाएगी क्या। सिलेबस से अलग है यार, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के टॉपिक तो देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है उसमें, लीवर एंड मशीन आता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ आता है, कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो उसके टॉपिक ही अलग है यार, आप कैसे रिलेट कर रहे हो आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल, है ना।